नमस्कार। राजनीति में आपका स्वागत है। मैं हूं सत्येंद्र रंजन। आज राजनीति में हम बात करेंगे पब्लिक हेल्थ, WHO और देश में बढ़ती कोरोना की चुनौती की। हम अभी आज इस बात की पड़ताल करना चाहेंगे कि आज दुनिया में जो ये महामारी फैली है, आखिर इसकी जिम्मेदारी WHO यानी जो विश्व स्वास्थ्य संगठन है, जो कि संयुक्त राष्ट्र से जुड़ा हुआ एक उनकी इकाई है और जिसकी बड़ी भूमिका रही है दुनिया में जो संक्रामक बीमारियां और दूसरी बीमारियों को ख़त्म करने में या उसके संबंध में जो उचित सलाह देने के लिए देशों को। लेकिन आज जबकि दुनिया एक अभूतपूर्व संकट का कोरोना वायरस पेंडेमिक का मुकाबला कर रही है, तो आज निशाने पर WHO भी आया हुआ है। सवाल यह है कि क्या WHO की किसी नाकामी की वजह से ये महामारी इतनी फैली, या कुछ देश अपने यहाँ जो पब्लिक हेल्थ सिस्टम है उसकी कमियों का या उन कमियों को बढ़ाने में उनकी अपनी जो भूमिका रही उसको ढकने के लिए WHO को बलि का बकरा बना रहे हैं और उसकी कीमत दुनिया की जनता को चुकानी पड़ रही है। इन सवालों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ तीन खास मेहमान होंगे। हमारे साथ जुड़ रहे हैं JNU के, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के सेंटर फॉर सोशल मेडिसिन एंड कम्युनिटी हेल्थ के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर विकास वाजपेयी, जाने माने गायनोकोलॉजिस्ट और हेल्थ एक्टिविस्ट डॉक्टर पुनीत बेदी, और थोड़ी देर में हमारे साथ प्रोग्रेसिव मेडिकोज एंड साइंटिस्ट फ्रंट से जुड़े डॉक्टर हरजीत भट्टी भी होंगे। मैं सबसे पहले डॉक्टर बेदी आपके पास आना चाहूँगा। मैं एक साधारण सवाल के साथ, आज जो दुनिया में ये जो महामारी फैली है, जो पेंडेमिक फैला है, इसके लिए आपकी राय में WHO कितना जिम्मेदार है? WHO की स्टेटस समझने में आपको हमें पहले समझना पड़ेगा कि 1945 की वॉर जब ख़त्म हुई तो एक कंसेंसस बना था कि वर्ल्ड हेल्थ अथॉरिटी होनी चाहिए, जैसे यूनाइटेड नेशन बना था, उसके वेरियस विंग्स थे। लेकिन इनका जो ब्रीफ है, इनका जो सेंटर है, वो जेनीवा में, जो डिसीजंस जेनीवा में या न्यूयॉर्क में लिए जाते हैं वो सिर्फ एग्जीक्यूट करते हैं बाकी वर्ल्ड में। तो इनकी प्रायोरिटीज़, इनकी प्राइमरी फंडिंग बहुत देर तक सिर्फ यूनाइटेड स्टेट्स से या नॉर्थ यूरोप से आती थी। अब तो बहुत ज़्यादा हम भी और बाकी देश भी कंट्रीब्यूट करते हैं, लेकिन ओरिएंटेशन इनकी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में से वर्ल्ड पार्ट पे नहीं रही है, बट एक पार्ट ऑफ द वर्ल्ड पे रही है हमेशा। तो हमारे जैसे देशों को हमेशा पोलियो या चेचक की बीमारी फैलाने वाली जगह समझते रहे, लेकिन हाईली ब्यूरोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन है, कोई इंडिविजुअल या बहुत साइंटिफिक बेस नहीं है। हर चीज़ बहुत लेवल्स तक पार की जाती है और it is quite open to political pressure, especially from the funding nations। इसलिए जो इनको पैसा देते हैं उनकी ये बात सुनते हैं। तो जब ये महामारी आई, और इनकी बाकी UN ऑर्गेनाइजेशंस की तरह ऐसी भी नहीं है, ऐसा नहीं कि इनको अगर प्रॉब्लम समझ भी आ गई हो तो वो एक कोई बैटन हिलाएंगे और सारी वर्ल्ड की एयरलाइंस बंद हो जाएंगी, ऐसा नहीं होगा। तो इनकी एडवाइजरी फॉर्म है। अनफॉर्चुनेटली हमारे देश में बहुत ज़्यादा इन्होंने मेडल किया पॉलिसी का, तो इतने कम से कम 20 या 30 साल से हमारी पॉलिसी को इतना इन्होंने इन्फ्लुएंस किया है कि अब इनको कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी तो लेनी पड़ेगी। एक बात बेशक है, इनके ऊपर आरोप तो डॉक्टर बेदी ये लग रहा है ना कि इन्होंने जब चाइना में वुहान में जब मामला आया तो उसे चाइना ने, जैसा कि आरोप है कि चाइना ने उसे छुपाने की कोशिश की और उसमें ये सहायक बने। क्या इस बात को कहने का कोई आधार आपकी राय में बनता है? ये मैं ऑथेंटिकली इस पे कुछ नहीं कह सकता हूँ, पर मुझे पता है सिस्टम कैसे चलता है। सिस्टम ऐसे चलता है कि ये कभी भी मतलब जो इनका इतना लेवल है फंक्शनिंग का, इतना ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम है कि उसको हेड ऑफिस से जब तक निर्देश नहीं आएगा तब तक ये कुछ नहीं करेंगे। और इसमें कोई शक नहीं है कि एक ऑब्वियस पैंडेमिक को इन्होंने पैंडेमिक घोषणा करने में बहुत देर की। डॉक्टर वाजपेयी, मैं आपके पास आना चाहूँगा। ये जो अमेरिका ने, आपको मालूम है कि उनकी फंडिंग रोक दी है, उनके ऊपर ये आरोप, पहले तो जापान में कहा गया कि ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, चाइना हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है। बाद में अमेरिका में भी ट्रंप साहब ने इसको
उसी लाइन पर इसके ऊपर अटैक किया और फाइनली उन्होंने इसकी फंडिंग रोक दी है। ये जो आक्रमण, ये जो अटैक WHO पर हुआ है, ये इसके पीछे कोई तथ्य है या इन देशों ने अपने यहाँ पब्लिक हेल्थ सिस्टम को जो काफ़ी दशकों तक नज़रअंदाज किया और उसकी वजह से आज जो एक हेल्पलेसनेस है उनके पास में कोरोना पेंडेमिक का मुकाबला करने में, उसमें वो इसे बलि का बकरा बना रहे हैं? देखिए, इसमें एक तो ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य है जिसके संदर्भ में तमाम चीज़ें हुई हैं। दूसरा जो है तात्कालिक इसका जो पक्ष है, मैं समझता हूँ कि डॉक्टर बेदी ने जो बातें कही वो सारी ठीक थी अपनी जगह पे उसमें, लेकिन आज की परिस्थिति ये है कि आज की इस परिस्थिति में जिसमें हम लोग हैं, ये पूरी दुनिया है, इस परिस्थिति में क्या WHO को इस किस्म का आघात पहुंचाया जाना चाहिए या नहीं पहुंचाया जाना चाहिए? तो मैं समझता हूं कि WHO एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जो कि विश्व स्तर पर एक समन्वय स्थापित करने का कार्य करती है। ये एक अलग बात है कि समन्वय वो अंतर्राष्ट्रीय कूट नीति के तहत ही बिठाए जाते हैं, वो सारी चीज़ें हैं, लेकिन इसे हम ठीक कर सकते हैं, ठीक करने की ज़रूरत है उसमें। लेकिन आज जो तथ्य ये है कि सिर्फ WHO की प्राथमिकताओं के चलते ये परिस्थिति पैदा नहीं हुई है। ये बात सच है कि हम स्वास्थ्य को सिर्फ एक टेक्नोसेंट्रिक अप्रोच से, यानी कि प्रौद्योगिकी के माध्यम से हम लोगों का स्वास्थ्य ठीक कर सकते हैं, इस नज़रिए को लेकर दुनिया भर के तमाम देश वो चलते रहे हैं। जबकि अगर आप पब्लिक हेल्थ की हिस्ट्री को लें तो ये बात जाहिर हो जाएगी कि लोगों की जीवन की जो परिस्थितियां हैं उनमें जैसे जैसे सुधार हुआ, वैसे वैसे उनके स्वास्थ्य में और समाज के स्वास्थ्य में भी सुधार हुआ। वो सुधार प्रौद्योगिकी के बल पे ही अकेले नहीं हुआ, ठीक, प्रौद्योगिकी का बल्कि एक बहुत ही छोटा उसमें योगदान रहा है और बहुत बाद में रहा है। अब ये बात जग जाहिर है कि अमेरिका जैसा देश भले ही बहुत शक्तिशाली देश है और दुनिया का सबसे धनी मुल्क है, लेकिन हकीकत ये है कि आज अकेले न्यूयॉर्क शहर में करीब 10 लाख लोग, 1 मिलियन लोग ऐसे हैं जो कि खाद्य असुरक्षा से पीड़ित हैं सामान्य अवस्था में। मैं ये जो पैंडेमिक के पहले की बात कर रहा हूँ। तो जब ये परिस्थिति होगी तो ये क्या बड़ी अस्वाभाविक बात है कि अकेले न्यूयॉर्क में मरने वालों की संख्या आज कुल चीन में जितनी मौतें हुई उससे ज़्यादा होगी। तो ये जिम्मेदारी किसकी बनती है डॉक्टर वाजपेयी? सवाल तो ही हम लोग उठा रहे हैं ना कि क्या ये जिम्मेदारी इन्हीं जिम्मेदारियों से ध्यान हटाने की कोशिशें हो रही हैं? मुझे तो ये लगता है WHO की कमियां अपनी जगह पे हैं, ठीक है, उनको मानते हुए, लेकिन इस वक्त ये कह देना कि सिर्फ WHO की वजह से ये सारा कुछ हो गया, मैं नहीं समझता कि ये सही है, क्योंकि जो लोग ये कह रहे हैं खुद उनका नियंत्रण WHO पे काफ़ी हद तक है, ठीक है। उनके अंतर्राष्ट्रीय जो कूटनीतिक उनके विरोधाभास हैं, चाहे वो रूस और चीन के, ये अमेरिका और चीन के बीच में हो, उसके चलते वो कह रहे हैं। लेकिन ये बात तथ्यात्मक है कि खुद अमेरिका WHO को कंट्रोल करता रहा है और आज वो सिरे से अपनी जिम्मेदारी से मुक्त होकर के सारा कुछ WHO के मत्थे मर देना चाहता है, जो मैं समझता हूँ कि मेरी राय में सही बात नहीं। हमारे साथ डॉक्टर भट्टी भी जुड़ चुके हैं। हरजीत, मैं आपके पास आना चाहूँगा। ये जो अभी बात हो रही है, हम लोग जो WHO को, दो बातें हैं, या तो WHO जिम्मेदार है जो ये महामारी फैली उसके लिए, या फिर उसको बलि का बकरा बनाने की कोशिश की जा रही है उन देशों की सरकारों द्वारा जो अपनी जनता को बचाने में नाकाम रहीं कोई समय पर कदम उठाकर। अगर हम लोग इस बात को केवल अपने देश के कॉन्टेक्स्ट में ले आएँ तो क्या आपको ऐसा कोई ट्रेंड यहाँ भी दिखता है जिसमें जो बात जहाँ होनी चाहिए, जहाँ अकाउंटेबिलिटी फिक्स होनी चाहिए, उसको डाइवर्ट करने की कोई कोशिश हो रही है? आपने देखा होगा कि
बहुत सारे ऐसे ट्रोल टाइप के जो राइटिंग के जो आर्टिकल्स लिखते हैं, वो उनके ऊपर आर्टिकल्स लिख रहे हैं डब्ल्यूएचओ के खिलाफ, और इवन डब्ल्यूएचओ के खिलाफ बहुत सारी मुहिम भी आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे, बाकी जगह पे जानबूझ के चलाई जा रही है। उसका एकमात्र कारण ये है कि डब्ल्यूएचओ जिन चीजों पे एम्फेसिस कर रहा है, वो सारी की सारी एम्फेसिस जो है वो सरकार को रिस्पॉन्सिबल ठहराती है, कि अकाउंटेबल ठहराती है। जैसे अगर वो कहता है, डब्ल्यूएचओ कहता है कि ज्यादा से ज्यादा टेस्ट करिए, अब ज्यादा से ज्यादा टेस्ट कौन करेगी? सरकार करेगी। सरकार को उसके लिए प्रबंध करने पड़ेंगे, लेकिन उस तरह के ना प्रबंध है ना इन्वेस्टमेंट है। डब्ल्यूएचओ कहता है कि सिर्फ लॉकडाउन से सब कुछ नहीं होगा, बाकी भी आपको जो पैरामीटर्स हैं उनकी तरफ भी ध्यान देना पड़ता है, इन चीजों पे एम्फेसिस करता है वो। लेकिन यहाँ पे तो ये दिखाया जाता है कि अगर लॉकडाउन हो गया तो बस और कुछ करने की जरूरत नहीं है, लॉकडाउन ही सब कुछ संभाल लेगा। तो जब इस तरह के नैरेटिव एक तरफ से दिए जाते हैं, सरकारों के इधर के तरफ से दिए जाते हैं, और उधर से डब्ल्यूएचओ कुछ और कह रहा है, मतलब डब्ल्यूएचओ क्या है? डब्ल्यूएचओ देखिए कोई एक देश नहीं है, कोई एक इंसान नहीं है। डब्ल्यूएचओ पूरे दुनिया के जो स्पेशलिस्ट हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं, उनकी बनी हुई एक एसोसिएशन है जो पूरे वर्ल्ड के एक्सपर्ट्स को रिप्रेजेंट करती है। वहां पे बैठ के कोई किसी एक देश की या एक चीज की बात नहीं करता। एक बड़ी बीमारी जो अब एक पैंडेमिक हो गई है, उसे कैसे कंट्रोल करना है उसके बारे में एम्फेसिस दिया जाता है। लेकिन आज हमारे सामने जो चैलेंजेस हैं, वो चैलेंजेस इतने डीप हैं, खासकर हेल्थ केयर सिस्टम को लेके वो चैलेंजेस इतने डीप हैं कि आज आपको अगर कोई बलि का बकरा नहीं मिलेगा तो सारी की सारी जिम्मेदारी आपके सर पे आ जाएगी, सरकार के सर पे आ जाएगी। अब इसलिए बलि का बकरा ढूंढने में हमारा मीडिया तो आपको पता ही है किस तरह से कभी मुस्लिमों के ऊपर, कभी किसी के ऊपर, मतलब कोई ना कोई ऐसे स्केपगोट्स ढूंढते रहते हैं। उसके बाद जब बड़े लेवल पे बात आती है तो उसके बाद डब्ल्यूएचओ को बदनाम करना शुरू कर दिया जाता है कि उसने तो हमारे चाइना का साथ दिया, उसने तो जो है चीजों को डिस्टॉर्ट करके बता रहा है, उसे इंडियन पर्सपेक्टिव के बारे में पता नहीं है। लेकिन ये सब बातें जो हैं ये बिल्कुल निराधार हैं, और ये सिर्फ और सिर्फ अपने आप को जिम्मेदारियों से बचाने के लिए की गई बातें हैं। इनका वैसे अगर देखा जाए तो कहीं से भी डब्ल्यूएचओ की क्रेडिबिलिटी को लेके, मतलब उसको सिर्फ खराब करने की कोशिश की जा रही है, वरना अदरवाइज उसकी क्रेडिबिलिटी पे कोई डाउट करना इस समय पे जब हम पैंडेमिक में है तो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। हम डॉक्टर बेदी, अभी डॉक्टर भट्टी ने ये बात कही कि जो लॉकडाउन है वो एक उपाय है इसका प्रसार रोकने का। आज राहुल गांधी ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जिसमें कि उन्होंने ये कहा कि लॉकडाउन एक पॉज बटन है, यह समाधान नहीं है, इसके लिए दूसरी चीज़ें भी करनी पड़ेंगी, और जो करने की जिम्मेदारी सरकारों के ऊपर आती है। क्या आप इस बात से सहमत हैं कि ये जो लॉकडाउन, अगर अभी तो अब 40 दिन का हो जाएगा अपने देश में, 40 दिन के बाद अगर ये ख़त्म होता है या और आगे बढ़ाने की स्थिति जो भी आती है, लेकिन जब भी कभी तो जब ये ख़त्म होगा, इससे ये बीमारी अपने आप में पूरी तरह ख़त्म नहीं हो जाएगी? एब्सोल्युटली, इसमें कोई शक नहीं है। लॉकडाउन बहुत टेम्परेरी होना चाहिए, और बहुत पहले एक्चुअली इशू ये था कि जब प्रॉब्लम आई तो सारी दुनिया में फ्लाइट से या सी से ही फैली है ना, तो लॉकडाउन तो वहाँ करना चाहिए था। अब जब जो सोशल समस्या आ रही है, जब हम हज़ारों लाखों लोगों को शहरों में सो कॉल्ड माइग्रेंट वर्कर्स को भूखे मरते हुए देख रहे हैं, तो इट वाज ऑब्वियस कि ये हमारे देश के लिए नहीं है प्रॉब्लम। और अगर लॉकडाउन हुआ है तो शायद हॉलीडे के ऊपर लॉकडाउन होना चाहिए, शायद रिक्रिएशनल ट्रैवल के लिए ऊपर, लेकिन लोगों को अपने घर में जब रोजी रोटी नहीं है, कुछ नहीं है, तो उनके घर जाने के लिए तो कोई लॉकडाउन नहीं होना चाहिए था। वहाँ जहाँ वो जाते वहाँ क्वारंटीन हो सकती थी। तो ये काफ़ी, मतलब उन देशों का सोल्यूशन है जिनके पास सोशल डिस्टेंसिंग और लग्जरी है, जैसे 90% 95% लोगों के पास घर है। जब यहाँ पे इतने ज़्यादा करोड़ों लोगों के पास घर ही नहीं है रहने के लिए शहरों में, तो वो जाएंगे कहाँ? तो ये लॉकडाउन बहुत हरिडली अप्लाई किया गया, और कितना पॉज भी करेगा ये भी, इसमें भी डाउट है अभी, क्योंकि इट्स नॉट ए वन पॉइंट सोल्यूशन। इट इज़ सर्टेनली मे फिट सम कंट्रीज बट नॉट आवर्स।
हमारे देश के लिए जी। ये बहुत अच्छा सोल्यूशन नहीं है लॉन्ग टर्म। इसके पहले कि हम एक ब्रेक पर जाएं, मैं डॉक्टर वाजपेयी आपसे ये जानना चाहूँगा, ये बात जहाँ डॉक्टर वेदी ने समाप्त की, मैंने आपकी कुछ किताबें भी देखी हैं, पढ़ी भी हैं, जो आपने फूड सिक्योरिटी और उन सब चीज़ों पर लिखा है। आप इस देश में लोगों की इम्यूनिटी और जो कुपोषण वगैरह की अवस्था है उससे आप उसके एक जानकार हैं, विशेषज्ञ हैं। उन सब सारी चीज़ों को अगर हम लोग ध्यान में रखें, और आज एक बात कही गई है, कुछ विशेषज्ञों ने कहा है कि जब ये आशंका जताई है कि अगर लॉकडाउन ख़त्म होने के बाद, और ये हो सकता है कि बहुत तेज़ी से इन मरीजों की संख्या बढ़े, क्योंकि एक्चुअल में जो इन्फेक्शन है वो बहुत सी जानकारियाँ नहीं हैं, और वो उसके फैलने की परिस्थितियाँ लगातार बनी हुई हैं। आप क्या सोचते हैं? मैं तो कह रहा हूँ कि ये जब लॉकडाउन हटेगा तो उसके बाद जो समस्या आने वाली है उसका शायद अभी उसका जिक्र तो हो ही नहीं रहा है, और उसका अंदाज़ा सरकार को भी कितना है या नहीं है मुझे मालूम नहीं। आप ये देख लीजिए, इस वक्त ऐसा लग रहा है कि देश में सिर्फ एक बीमारी है, ठीक है, कोविड करके, और उसकी भी अगर हम देखें कुल संक्रमित लोग कितने हैं, कुल मौतें कितनी हुई हैं, तो वो बहुत कम हैं, और कम ही हो तो अच्छी बात है। लेकिन इस वक्त ना टीबी का कोई जिक्र है, ना डायरियल डिजीजेस का कोई जिक्र है, ना अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस का जिक्र है, जिनसे कि सबसे ज़्यादा मौतें और विशेषकर बच्चों की इस देश में होती हैं, ठीक, उनका कोई जिक्र नहीं है। ना ही उन मरीजों को आज अस्पतालों में देखा जा रहा है। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट जैसे हॉस्पिटल वो पूरे के पूरे कोविड हॉस्पिटल में बदल दिए गए हैं। सिर्फ इमरजेंसीज कुछ एक देखी जा रही हैं जो बाकी विभागों से कंसर्न है। भुखमरी की जहाँ तक बात है, मैं अभी इस प्रोग्राम में आने के पहले ही तुर्कमान गेट के से बार बार हमें कॉल आ रही थी। मैं वहाँ पे एक लेडी से बात किया, उन्होंने बताया उनके मोहल्ले में 40 परिवार ऐसे थे जहाँ वो बेचारों उनके पास कुछ भी खाने को नहीं है, और कह रहे थे डॉक्टर साहब और कुछ नहीं तो कम से कम बच्चों के लिए दूध और ब्रेड का इंतज़ाम करवा दीजिए। ये मैं ऐन दिल्ली की बात कर रहा हूँ, ठीक है। आप छोटे शहरों, कस्बों, गांव की बात छोड़ दीजिए, उसका तो कोई जिक्र भी नहीं हो रहा। जी डॉक्टर वाजपेयी, तो निश्चित तौर पे ये हम अगर इनसे आंखें मूंद लेंगे तो ये परेशानियां हमसे आंखें मूंद लेंगी या हिंदुस्तान के लोगों से आंखें मूंद लेंगी, ऐसा नहीं होने वाला। हम आपके पास फिर आएंगे, अभी वक्त है एक छोटा सा ब्रेक लेने का। हम ब्रेक के बाद इस चर्चा को जारी रखेंगे। अभी एक ठहरते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। चलो इतिहास के कुछ पन्ने पलटते हैं, चलो उस दौर में कुछ दूर चलते हैं। हो बात ग्वालियर की या हो कहानी मुमताज की, बेगम नवाब की झलकियां या हो बात काले ताज की, हर तरफ पसरा यहाँ इतिहास है। यूं ही नहीं कहते सभी, मध्य प्रदेश तो कुछ खास है। वक्त के निशान। राजनीति में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम इसमें राजनीति अपने विशेष कार्यक्रम में चर्चा कर रहे हैं कोरोना संकट की और उसके कॉन्टेक्स्ट में WHO को लेकर उठे विवाद और पब्लिक हेल्थ सिस्टम की जो हालत है उसके ऊपर। डॉक्टर भट्टी, अब आपने डॉक्टर वाजपेयी ने एक जो स्थिति बताई भूखमरी की और जो एक स्थिति पैदा हो सकती है आने वाले दिनों में जब लॉकडाउन नहीं रहेगा। मैं कल एक जो अमेरिका की मैगजीन है फोर्ब्स, उसने एक रैंकिंग जारी की है। उस रैंकिंग के हिसाब से उन्होंने 40 जो सबसे ज़्यादा सुरक्षित देश हैं कोरोना से, उनकी एक लिस्ट बनाई है। मैं उसमें नाम ढूंढा, अपने देश का नहीं मिला। फिर बाद में उन्होंने एक 20 उन देशों की सूची बनाई है जहां पर इसकी सबसे ज़्यादा खतरा है इससे तबाही होने का। उसमें 15वें नंबर पर अपने देश का नाम मुझे मिला। तो ये जो स्थिति है ये तो बड़ी भयावह स्थिति लगती है। क्या आप इस
जो आकलन है उसके बारे में आपकी क्या राय है? मतलब सबसे पहले तो हमें अपने, देखिए कोरोना आने से पहले भी हम जानते हैं कि हमारे देश की स्वास्थ्य व्यवस्था जो है वो बहुत अच्छी नहीं थी। 11,000 मरीज पे जो है एक डॉक्टर है, यहाँ वो हालत पहले से ही खराब रही है। उसके अलावा फिर अगर आगे की बात की जाए तो बाकी भी हमारी जो, अगर बेड्स की बात कर लें, हॉस्पिटल्स की बात कर लें, या किसी भी तरह से इस तरह की कोई भी मतलब किसी भी सिचुएशन की बात करें, तो हमेशा से ही एक कॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशन रही है। अब ये कोरोना ऊपर से हमारे ऊपर आ गया है, एक ऐसा इन्फेक्शन कि जिसका के मैनेजमेंट अब कैसे किया जाए, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज बन गया है। अब इसमें सबसे बड़ा जो चीज़ अभी देखने की है वो ये है कि अभी भी हमारा देश जो है वो टेस्टिंग्स प्रॉपरली नहीं कर रहा है। मतलब हालांकि प्रधानमंत्री जी बहुत बड़े बड़े क्लेम करते हैं, लेकिन फिर भी फोर्ब्स ने अगर 40 देशों में हमें इंक्लूड नहीं किया सबसे सेफेस्ट में, जबकि हमारे जो है नंबर बहुत कम है डेथ्स का भी, इन्फेक्शन का भी, तो ये साफ शो करता है कि वो भी इस चीज़ को समझ रहे हैं कि पहली बात तो यहाँ टेस्टिंग जो है वो कम हो रही है, और दूसरी चीज़ कि जितना मतलब इस चीज़ को टेस्ट को एक्सपैंड करना चाहिए था, मतलब जितने लेवल पे फ्री में करना चाहिए था और सबको इजीली अवेलेबल होना चाहिए था, वो भी सिचुएशन यहाँ पे प्रोवाइड नहीं की गई है। तो मैं तो इस चीज़ को ऐसे ही देखता हूँ कि अभी भी हमारे पास टाइम है कि ये इन्फेक्शन हमारे लिए एक हमारे देश के ऊपर एक आपदा के साथ साथ एक मौका भी लेके आया है कि अब जो हमारी सरकार है वो पब्लिक हेल्थ केयर सेक्टर की तरफ ध्यान देना शुरू करे और उसमें इन्वेस्ट करना शुरू करे। क्योंकि अगर इसी तरह की हालत रहेगी, जितना हमारी पॉपुलेशन डेंसिटी है देश की, अगर इसी तरह की हालत रहेगी तो ऐसा कोई भी वायरस कभी भी आके बहुत खतरनाक जो है इम्पैक्ट डाल सकता है और बहुत बड़ी महामारी के रूप में आ सकता है हमारे। डॉक्टर वैदी, आपके सामने जो हमारी हकीकत है वो आपके सामने है, आप तो जानकार हैं, विशेषज्ञ हैं इन सब चीज़ों के। तो जो टेस्टिंग की हालत है या जो देश की आम स्वास्थ्य व्यवस्था की हालत है वो सब आपके सामने है। गिवन ऑल दो सिचुएशंस, जो स्थिति है वो है, उसे होते हुए आपको आज से हमारा जो ये कोरोना का संकट आया है उसमें हम लोग कहाँ जाते दिखते हैं, या हम लोगों को क्या करना चाहिए कि हमारे यहाँ जो तबाही हो वो कम से कम हो? इस स्टेज पे अभी तो मेरे को लगता है कोरोना से बड़ी प्रॉब्लम भुखमरी है, तो लोगों को खाना पहुंचाना, राशन पहुंचाना और जो लोगों की नौकरियां गई हैं उनका ख्याल रखना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अपने अगर सारा काम धंधा कारोबार बंद है तो अपने घर पहुंचाना, और ये इजीली गवर्नमेंट के हाथ में, रेलवेज हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, इसको चला के ये हो सकता है। बिल्कुल लॉकडाउन से ये सब प्रॉब्लम्स बढ़ेंगी क्योंकि ओवर क्राउडिंग शहरों में बहुत ज़्यादा हो रही है और बढ़ेगी। लॉन्ग टर्म में अभी हमको, क्योंकि इतनी कम टेस्टिंग है, जैसे डॉक्टर भट्टी ने बताया, इतनी कम टेस्टिंग हुई है कि एग्जैक्ट फिगर्स हमारे पास आएंगे नहीं, और हम कुछ भी अनुमान गैस लगाते रहें वो गैस वर्क ही होगा जब तक रैंडम सैम्पलिंग ना हो। गांव विलेज के सैंपल्स पिक करके आप सिम्टोमेटिक एसिम्टोमेटिक पेशेंट्स का टेस्ट ना करें। उसके लिए रिसोर्स चाहिए, रिसोर्स हमको प्रोवाइड नहीं करना चाहिए, हमने कभी करा ही नहीं। हमने 90 के दशक के बाद जो इन्वेस्टमेंट करी भी वो प्राइवेट सेक्टर में करी, और हमें पता है कि प्राइवेट सेक्टर सारी दुनिया में पब्लिक हेल्थ की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता। तो पब्लिक हेल्थ सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, फूड, राइट टू फूड सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो चुन के आई है, और हमें पता है खजाना हमारे पास बहुत है, हम पता नहीं कैसे कैसे जहाज और मिसाइल और क्या क्या आर्म्स खरीदते रहते हैं, लेकिन खाना इस समय प्रोवाइड, हमारे पास खाने के भी बहुत बड़े भंडार हैं जो अभी खाली इस समय करने चाहिए। तो ऐसी परिस्थिति जो हमने हमारे देश में हमने अपनी लाइफ टाइम में कभी नहीं देखी, उससे बड़ी इमरजेंसी कुछ हो नहीं सकती, इसको खोल देना चाहिए। और बाकी स्वास्थ्य सेवाएं जो हैं, जैसे डॉक्टर वाजपेयी ने बताया, ट्यूबरक्लोसिस, चाइल्ड हेल्थ, हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से डिलीवरी सर्विसेज, इनको भी चालू रखने के लिए बहुत ज़रूरी है कि ठीक से कंपार्टमेंटलाइज हेल्थ केयर हुई और सारा कोरोना का गाना भी नहीं बजाए। क्योंकि जैसे अब जो नर्सेज काम करें, सपोज एक नर्स या डॉक्टर इन्फेक्ट हो जाता है तो वो उसी वार्ड में 100 लोगों को और इन्फेक्ट करेगा। तो नर्सेज का ट्रांसपोर्ट है, चाहे उनके वार्ड्स अलग हैं, पर वो अपने हॉस्टल में एक ही बस में जाती हैं, एक ही हॉस्टल में रहती हैं। तो ये सब बहुत कॉम्प्लिकेटेड अरेंजमेंट्स हैं और सबको
वॉर फुटिंग पे करना चाहिए, और हर आदमी को सोल्जर कह के उससे मतलब कोई फायदा जी। नहीं होता। हम सब लोग एक काम करते हैं इस देश में, और सरकार को डॉक्टर ऑर्गेनाइज बेदी, करनी पड़ेगी। हमको ये डॉक्टर वाजपेयी, डॉक्टर बेदी ने ये कहा कि कोरोना से बड़ा संकट इस समय भूख का है। अगर और जो दूसरी बीमारियां हैं वो भी ऐसा नहीं है कि वो ख़त्म हो गई हैं, वो भी एग्जिस्ट करती हैं। तो आपको क्या लगता है कि ये जो कोरोना का स्केयर जितना है वो जितने प्रोपोर्शन में होना चाहिए था, कहीं उससे ज़्यादा इन्फ्लेट कर दिया गया है, या इस समय क्या प्रायोरिटी होनी चाहिए? समय की कमी है। आप जवाब में संक्षेप में चाहूँगा। देखिए, मैं समझता हूँ इसमें दो चीज़ों का ध्यान देना चाहिए। जब मतलब जिसे कहते हैं कि द क्योर बिकम्स द मैलेडी, ठीक है, जो उपचार है वही अपने आप में तकलीफ देने लगे बहुत ज़्यादा, तो हमें उपचार के ऊपर दोबारा ज़रा ध्यान से देखना चाहिए, ठीक। और दूसरी बात ये कि अभी तक जो भी कोरोना पॉलिसी हमारी रही है वो आम हिंदुस्तानी के नज़रिए से उसको न बनाया गया है, न उसको इम्प्लीमेंट किया गया है। विकास में आपसे थोड़ा संक्षेप में जवाब है जी, समय का अभाव है। बड़ा एक एलिटिस्ट एक किस्म का नजरिया रहा है, और एलिटिस्ट भी क्या, सुपर एलिटिस्ट मैं कहूँगा, क्योंकि हेल्थ वर्कर्स तक को अभी तक हम लोगों ने पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स नहीं उपलब्ध करवाए जिस तरीके से करवाए जाने चाहिए। तो निश्चित तौर पे इन सारी चीज़ों पे मैं समझता हूँ कि एक दूसरी दोबारा नज़र डालने की आवश्यकता है। डॉक्टर भट्टी, बहुत कम समय है, आपसे आखिरी एक कमेंट, जो पूरी चर्चा हुई उसके बाद आप आगे का रास्ता क्या देखते हैं? आगे का रास्ता तो यही है, पहली बात तो WHO को निशाना ना बना के अपनी कमियों को समझते हुए ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट करें। जो भी इन्फ्लुएंजा लाइक सिम्टम के साथ पेशेंट आ रहा है, चाहे वो माइल्ड केसेस ही हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट करें, उनको आइसोलेट करें। आप बहुत लंबे समय तक जो है देश को बंद करके नहीं रख सकते। ये लॉकडाउन एक लिमिटेड लॉकडाउन है, और उसके साथ साथ देश की जो बाकी लिमिटेशंस जो हैं उनको भी समझने की बहुत ज़रूरत है। खाना कैसे पूरा करना, माइग्रेंट लेबरर्स का इशू, डेली वेजेस का इशू, PPEs का इशू, उनकी मैन्युफैक्चरिंग डिस्ट्रीब्यूशन, इन सब इश्यूज को ध्यान में रख के इसकी जिम्मेदारी लेते हुए, मतलब सिरे से नकार देना कि WHO झूठ बोल रहा है, PPEs की कोई कमी नहीं है, खाने की कोई कमी नहीं है, माइग्रेंट लेबरर्स अपनी खुद जिम्मेदार हैं, ये सब बातें नहीं करनी चाहिए। जिम्मेदारी लेके काम करेगी सरकार तो हम इसको और अच्छे से निपट सकेंगे। तो कुल मिलाकर सार आज की चर्चा का ये है कि बलि के बकरे नहीं ढूंढे जाने चाहिए, बल्कि समस्या जहाँ है उसको वहीं देखना चाहिए और वहाँ समाधान ढूंढना चाहिए। आप लोगों ने अपना समय दिया। डॉक्टर बेदी, डॉक्टर वाजपेयी और डॉक्टर भट्टी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम कल फिर राजनीति में एक और विषय के साथ हाजिर होंगे। आज इतना ही, नमस्कार।